चाहता हूँ कि मुझे ओवर टाइम इस वोल्टेज का जो सम है वो पता लग जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वोल्ट दे रहा हूँ और 2 वोल्ट में दे रहा हूँ 10 मिनट के लिए, तो ओवर टाइम कितनी इसकी टोटल वैल्यू बन जाती है। मैंने कितना दिया, मैंने 20 वोल्ट, मैंने 30 वोल्ट दिया, 40 वोल्ट दिया। इस तरह की कैलकुलेशन पावर फाइंड करते हुए या एनर्जी फाइंड करते हुए कितनी एनर्जी यूज है वहाँ भी यूजफुल होती है, क्योंकि आपके जहन में अच्छा है हम इतनी देर के लिए अगर इतने वोल्ट देते हैं तो हमने इतनी एनर्जी यूज कर ली है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वहाँ पे थोड़ी सी यूजफुल होती है। इसी तरह डिफरेंशिएशन भी कुछ सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास अगर सिग्नल है तो उसके अंदर जहाँ पे चेंजेस आते हैं, इसका यहाँ पे चेंज आए, यहाँ पे चेंज आए, तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बॉडी में स्टार्ट देखिए वही, लेकिन वो रेड डॉट नहीं आया चेंज के आते हैं और स्टार्ट की, तो आप चेंज है तो चेंज फाइंड आउट करते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, आप जो वाई एक्सेस पे वैल्यू है उसका चेंज, इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं एक्स एक्सेस पे जो वैल्यू उसकी चेंज के हिसाब से, तो आपके पास आ जाता है कि अच्छा यार इधर मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना चेंज आया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरे पास कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई चेंज नहीं है, इस इंस्टेंट पे एक चेंज आया है जो स्टेप की सूरत में, फिर दोबारा यहाँ पे चेंज आया है, इधर बीच में कोई चेंज नहीं है क्योंकि कॉन्स्टेंट चल रहा है। इसी तरह यहाँ पे चेंज आ गए, तो वो जो चेंज आ रहा है वो भी आप एक डिफरेंशिएटर सर्किट के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना चेंज है। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट पे डिफरेंशिएटर की एक रैंप सिग्नल दूंगा और आउटपुट पे मुझे पता लगेगा कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक इस सिग्नल ने इतना चेंज किया है। ठीक है, तो यही दो सर्किट्स हैं जिनको देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटर को देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंशिएटर को देख लेते हैं। तो अच्छा, ऑप एम्प्स के वैसे एक मजे की बात है कि ज्यादा ये शुरू में बने थे तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए काफी यूज होने लगे थे, और शुरू के जो कंप्यूटर्स बने वो ऑप एम्प्स का उसमें काफी करीबी किरदार था। अब तो चूंकि वो फैब्रिकेशन इस तरह होती है आइडिया नहीं हो पाता, लेकिन शुरू में जो कंप्यूटर्स बने चुके उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस तरह की चीजें थी, तो ऑप एम्प बेस्ड कंप्यूटर सॉर्ट ऑफ एक बेसिक किस्म का कंप्यूटर बनाया जा सकता है। अगर इसमें आप किसी तरह थोड़ी सी मेमोरी डाल देते हैं, प्लस हो गया माइनस हो गया, या आप कह लें कि कैलकुलेशन की मशीन बनाई जा सकती है। जिस तरह हमारा कैलकुलेटर भी इस तरह का कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन अगर ये कहें कि कुछ काम कर सकता है तो वो बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की वो भी सेटिस्फाई कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी भी है, आप चीजें स्टोर भी कर सकते हैं, वो डिस्प्ले भी कर सकता है, उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस की रेंज भी है। तो ये सारी चीजें ऑप एम्प्स के जरिए से होती थी, अभी भी होती है, लेकिन अब चूंकि उनके साइज इतने स्मॉल हो गए तो वो फिजिकली आपको ऑप एम्प नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर से नहीं बनते जो प्रोसेसर होते हैं। बिल्कुल अच्छा सवाल है। तो जो ऑप एम्प है वो किससे बनता है? ठीक है, बिल्कुल पॉइंट वैलिड है। ऑप एम्प की बेसिक जो है वो ट्रांजिस्टर है। ऑप एम्प का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि यार देखो ये ट्रायंगल कहीं नहीं होता, अंदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर और बाकी वो स्टेजेस हैं, लेकिन इसको हायर लेवल पे एक्सट्रैक्ट करके समझना आसान है। अब यही मैं इसके अंदर ऑप एम्प का अगर सर्किट बनाऊं ट्रांजिस्टर बेस, जो कि आपने बिल्कुल ठीक बात की है, उसका सिर्फ देखने के लिए कि कितना मुश्किल होता है, तो वो पूरी एक दुनिया है। ठीक है, और बाज़ दफा आप उस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं होते, आप सिर्फ उससे काम लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे या सिर्फ ये ट्रायंगल बना इसमें इंटरेस्टेड होंगे? तो वो इसका एडवांटेज है, जाहिर बात है बनाते वक्त तो ये सब चीजें देखी जाती हैं, जो फैब्रिकेशन करते हैं वो हमारी तरह इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे पास लाइब्रेरी इग्नोर कर देगी क्योंकि हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन जो उसको डिजाइन करते हैं वो यकीनन इन चीजों के अंदर जाते हैं। वो ये हम नहीं कहते कि हम नहीं देखेंगे, ठीक है, कि मैं और आप इसलिए कहते हैं कि हमें यूज करना है। अगर कल को हमारा काम भी इस तरह का आ जाए कि जहाँ फैब्रिकेशन रिक्वायर्ड है तो हमें भी फिर उस लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की जो चीजें हैं ना वो बहुत से इफेक्ट्स इसके अंदर बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक बात समझाने के लिए, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होती है, यहाँ पे ग्राउंड है, ये दोनों पॉइंट्स इतने कोई फासले पे नहीं होते, यानी वहाँ पे मैं बोर्ड पे बना हुआ है बड़ा सा, लेकिन असल में तो इनकी जो पिन है वो इतनी कोई दूर नहीं होती। इस तरह की एक ऐसी होती है, ये पिन हो सकता है इधर दूसरी पिन की जरूरत, जहां भी गैप हो मेटल के दरमियान में और पोटेंशियल डिफरेंस हो, कैपेसिटेंस एग्जिस्ट करने लग जाती है।
तो यहाँ पे भी एक स्ट्रे कैपेसिटेंस एग्जिस्ट कर रही होगी। वो स्ट्रे कैपेसिटेंस हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके ऑप-एम्प की परफॉर्मेंस को बहुत अफेक्ट करने लग जाएगी। तो ये सिर्फ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ये बात, और तो यहाँ पे मैंने कभी कंसिडर नहीं करवाया और करवाऊंगा भी, कि अगर अंदर के पैरामीटर्स की वैल्यूज को ठीक से ना सेट किया जाए तो जो इस तरह के इफेक्ट्स हैं जो कि रियल में नजर भी नहीं आ रहे होते लेकिन परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उन पे कंट्रोल नहीं रहता। ठीक है, ये जस्ट वन ऑफ द फैक्ट है। इसके अलावा रोल ऑफ किस फ्रीक्वेंसी पे करना है, यानी इधर गिरना किस फ्रीक्वेंसी पे, ये भी इंटरनल कंस्ट्रक्शन की वजह से कि गेन कितना देना है, ये भी इंटरनल की वजह से, क्योंकि लेकिन लैब में भी इंटरनली तो नहीं बनाया डिजाइन नहीं है, वो गेन डिक्रीज होने को होता है बीजेटी का, वो बीजेटी का मैं मेरा पॉइंट है, और वो भी ना सिर्फ एक बीजेटी होगा या 2 बीजेटी हो गए जनरली, तो आपको पता है। लेकिन मेरा पॉइंट है जब इस तरह का सर्किट से जो थोड़े से करे दिखा है तो थोड़ा सा जज करना मुश्किल ही हो जाता होगा। आई डोंट नो, मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन और सिर्फ ये एक है। ठीक है, और मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए बाद में एक से ज्यादा ऑप-एम्प चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑप-एम्प मैंने समर के तौर पे यूज किया, ठीक है, एक ऑप-एम्प फिक्स हो गया, एक ऑप-एम्प मुझे गेन के लिए चाहिए वो अलग हो गया, एक ऑप-एम्प मैंने रखा कंपैरेटर के लिए। ठीक है, मैंने इस तरह का डिवाइस बनाया, उसमें 4-5 ऑप-एम्प से, अब 4-5 ऑप-एम्प का आपस में क्या बिहेवियर हो रहा है, मतलब सारा टाइम मेरा इन्हीं चीजों पे लग जाएगा। तो डिजाइनर्स पे जाने बाद उनकी फील होती है, उनको उसकी ट्रिक्स भी पता होती है कि अच्छा यार 90% ऑफ द टाइम तो ये चीजें ठीक चल जाती हैं, लेकिन आपने इन चीजों को देखना है, या अगर आप उसकी रेटिंग चेंज करें तो इन चीजों के साथ खेलना है। वो फिर ओवर टाइम सीखते हैं। जाहिर बात है हमारे से उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं, तो हम एकदम से देख उसको थोड़े से परेशान हो जाएंगे। लेकिन जो इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनके पास डिफरेंट किस्म के टूल होते हैं, उसको ईडीए टूल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एनालिसिस, इस तरह के कुछ टूल्स हैं, मुझे नहीं पता सर पढ़ाए जाते हैं, काफी मशहूर है ईडीए टूल। ठीक है, इस तरह की चीजें आती है, ये पीसीबी डिजाइन के लिए। ठीक है, तो फिर ऑप-एम्प्स की फैब्रिकेशन के लिए भी हो सकते हैं, तो उसमें आप काफी डिटेल में चले जाते हैं कि ये मटेरियल डालूंगा तो क्या कैपेसिटेंस होगी, ये मटेरियल की इतनी थिकनेस होगी तो कितना वो करंट बर्दाश्त हो सकता है। एलटीएम एक बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ओपन सोर्स नहीं मिलता, इसका आपको लाइसेंस देना पड़ता है। इस तरह आपको प्रोटीस यूज करता है ना, ये भी इसी तरह, लेकिन ये इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, ज्यादा हाई लेवल ऑफ इसमें कंट्रोल है। और इस तरह पर मेडिसिन भी था, उसकी असाइनमेंट भी दी थी, वो भी स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, ये भी बना हुआ है। पूरे बोर्ड्स मैंने इन ईडीए टूल्स के बनते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, मतलब ये तो जैसे एक होता है जो एलटीएम है, इसके अलावा बहुत से टूल हैं, सारे सर्किट तरह वहाँ पे बनते हैं, फिर उनका डिफरेंट तरह के एनालिसिस है, और ये मैन्युअली कोई नहीं कर रहा होता। सिर्फ फ्रीक्वेंसी की आपने बात की ना, वो फ्रीक्वेंसी का अपना एक टेस्ट होता है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज देते हैं और फिर आप उस पर एक प्लॉट जनरेट करवाते हैं, और वो जो प्लॉट है वो देख के आपको समझ आ रही होगी कि अच्छा इसका गेन जो है ना इस फ्रीक्वेंसी पे हाईएस्ट पे कम है, उसकी बेस पे फिर आप सेट करेंगे कि यार इसकी जो रेंज है वो उन 2 फ्रीक्वेंसीज के दरमियान जिसपे गेन हाई हो रहा होगा। पुराने जमाने में मैन्युअली करते थे, लेकिन अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये मैन्युअली करें। लेकिन मैंने कहा ये पूरी साइंस है, किस तरह बनाना, किस तरह करना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है या यहाँ पे डिजाइनिंग होती है, ठीक है, वहाँ पे ये सारी नॉलेज काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग भी होती ना, डिजाइनिंग तो सिरे से होती नहीं है। ठीक है, और शायद होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में इकोनॉमिक्स आती है, एक टर्म यूज होती है स्केल। फॉर एग्जाम्पल एक चिप अगर बनेगी ना तो वो बारे में नहीं होगी, ठीक है, अगर 1 करोड़ चिप बनेगी तो वो बारे में पड़ जाएगी। अब जाहिर बात है कि वो चिप्स जो मैन्युफैक्चरिंग है उनका दुनिया में एक नाम है, अगर मैं और आप एक चिप बना भी देते हैं तो मुमकिन है कि वो कोई खरीदे ना, या हम इतने ज्यादा बनाएंगे नहीं कि हमारा पीछे जो खर्चा है वो पूरा हो। तो उसमें डिफरेंट कंपनीज है जो ये एनालॉग आईसीज बनाती हैं, इसमें टीआई वगैरह का जिक्र किया था, टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट्स काफी इसमें आ गए हैं, फेयरचाइल्ड होगी और बहुत सी कंपनी है, फार्नर है, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर है। तो ये काफी अर्से से इनको 60-70 साल हो गए जो इस काम पे लगे हुए हैं, उन्होंने काफी अपना सेटअप बना दिए। फिर कुछ लोग हैं जो सिर्फ डिजाइनिंग करते हैं, हमारे जैसे उनको बैठे हैं, वो अंदर से डिजाइन करते हैं लेकिन देंगे किसी को, बाहर वाले को, क्योंकि जाहिर बात है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें भी पैसे बन जाते हैं। तो डिफरेंट एरियाज है जहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं। कुछ लोग जो है वो सोल्यूशन बेच रहे हैं,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमर उनके पास आते हैं, मुझे होम ऑटोमेशन का सोल्यूशन ला दो, तो बट उनके जहन में चाहिए ये डिवाइस चाहिए, इसमें ये सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो वो सोल्यूशन बेचते हैं। तो हर बंदा अपने स्किल के हवाले से देख सकता है कि यार किस जगह मैं अपने आप को फ्यूचर में फिट कर सकता हूँ। ठीक है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोगों को फॉलो करते रहोगे कि यार लोग किधर जा रहे हैं, तो लोग नॉर्मली चमकती चीज़ों की तरफ जाते हैं। जब उधर आप जाओगे तो आप देखेंगे सारे लोग उधर पहुंचे होंगे। ठीक है, फिर सारे लोग उधर पहुंच जाएंगे, सैचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर लोग किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे, फिर आप देखेंगे उधर पहुंचेंगे और आप या तो आपका नंबर पीछे आएगा, ठीक है, या सैचुरेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो ऐसा एरिया देखिए जहाँ आपको लगे इसमें से मैं कुछ पैसे निकाल सकता हूँ, लेकिन लोग भी इतना उसमें ना जाए, या ऐसी चीज़ें जो मुश्किल हो। अगर वो थोड़ी सी मुश्किल होगी ना, लोग वैसे हेसिडेंट होंगे, लोग ऐसी चीज़ें की तरफ करते हैं प्रेफर कि जिसमें उनको शॉर्टकट में पैसे मिल जाए। इस तरह डिज़ाइनिंग एक मुश्किल स्किल है। ठीक है, 4 साल 5 साल लगते हैं बंदे को एक पूरा समझने में कि यार रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है और जब मैं सर्किट बनाता हूँ तो क्या चल रहा है। लेकिन वंस बन जाए तो इतना आराम से उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे मोटिवेशन की बात थी कि किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। इंटीग्रेटर का सर्किट है, फीडबैक पाथ में कैपेसिटर लगा हुआ है ऊपर वाली साइड में बड़ा, तो हमने अब इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। बुक में इसकी एक्सप्रेशन दी गई बड़े अजीब तरीके से। ठीक है, एक और बुक में इसकी एक्सप्रेशन डिराइव की, वो मुझे जरा बेहतर तरीका लगा, तो मैं उससे कर लूंगा, इसको भी थोड़ा सा बताऊंगा। यहाँ पे वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट तो सबको क्लियर ही है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो अगर मैंने करंट फाइंड करना है जो इस पॉइंट पे एंटर करना है तो इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये मुझे पता है वर्चुअल ग्राउंड पे 0 है, R से डिवाइड है। इसी तरह यहाँ पे मुझे पता है करंट एंटर नहीं करेगा, तो ये करंट जो है वो आगे चला जाएगा। अब करंट की वैल्यू फाइंड करनी है इस साइड पे, और हमने कह दिया ये करंट आगे जाता है, तो एक इसकी एक्सप्रेशन हो सकती है I = V in - 0/R या V in over R, इसकी ये एक्सप्रेशन हो सकती है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक्सप्रेशन इसकी क्या होगी? कैपेसिटर भी नहीं ऐसे ही लेकिन होगी क्या? मुझे पता है कैपेसिटर हो। दूसरी इसकी एक्सप्रेशन है ना, उससे पहले ये देखिए ये किस टाइप का ऑप एम्प है, ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। तो अगर या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो वी आउट है वो इस सेंस में है। ठीक है, ये दूसरे अल्फाज में जो वीसी का ट्रेंड है वो इस तरह से काटती है। अच्छा, अब इस बुक में मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो डायरेक्शन है वो सॉर्ट ऑफ उन्होंने सिंक में दी हुई है, लेकिन बहुत मतलब इस तरह दी हुई है कि करंट इधर सीधा जाता है, लेकिन बहुत सी बुक्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट देते हैं। तो अगर आप इस बुक वाली लॉजिक को यूज करते हैं तो फिर आपके पास जो IF की एक्सप्रेशन थी, जिस तरह हमने पहले देखा था, हमारे पास V आउट की एक्सप्रेशन होती थी -IF और RF, लेकिन यहाँ पे हमारे पास RF तो नहीं है, यहाँ हमारे पास कैपेसिटर है। तो इस RF की जगह क्या लगा सकते हैं जो कैपेसिटर के साथ लिंक हो? तो कैपेसिटर में हमें पता है कि यार हमारे पास रेजिस्टेंस तो नहीं होती, हमारे पास उसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट तरह से लिखा जा सकता है। उसको बार बार JC से भी लिखते हैं। ठीक है, बार अगर उसको लिखा जाए लैप्लास डोमेन में, इसको लिख दिया जाता है x = 1/SC। ठीक है, इस तरह भी लिखा जाता है इसको, और ये हो गया। ठीक है, ये लिखने के तरीके SC। तो अब आई इसके आई को अगर निकाले इस एक्सप्रेशन के जरिए से और RF की जगह ये डाल दें, तो हो जाएगा V out = -I into XC, और I = -V out over XC, और -V out over 1/SC = -SCV out। तो याद है ये मैंने SC ने लैप्लास में लिखा है। ठीक है, ये लैप्लास में है, और मैं जब दूसरी एक्सप्रेशन है इस पे भी लैप्लास अप्लाई करूंगा, लेकिन इस पे लैप्लास अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक फर्क पड़ेगा कि
अगर यहाँ आई टी है तो अंदर आई ब्रैकेट में ऐसा आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन होती है या इंटीग्रेशन होती है, वहाँ पे क्लास अप्लाई करने से फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगी। अब मुझे अगर करंट कांस्टेंट चल रहा है तो मेरे पास दो एक्सप्रेशन आ रही है, बी इन एस, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे एस, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ओवर आर इज इक्वल टू जो दूसरी एक्सप्रेशन है माइनस एस सी बी आउट एस। और ट्रांसफर फंक्शन जो एक ऑप एम्प का था वो वी आउट और वी इन का रेशियो होता है। तो अगर मैं वी आउट और वी इन का रेशियो लिखूं तो ये बन जाएगा -1 ओवर एस सी आर। और अगर मैं इनवर्स का क्लास लूं, क्योंकि नॉर्मली हम ये टाइम डोमेन के देख लेते हैं, तो इनवर्स का क्लास लेने के बाद जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी वी आउट टी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा जो लैप्लास होता है ना 1 ओवर एस, वो इंटीग्रेशन के बराबर होता है टाइम डोमेन में। ठीक है, टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन होती है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 ओवर एस होता है, टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन होती है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर आर सी इंटेग्रल वी इन टी और डी टी। तो ये मेरे पास एक्चुअली एक्सप्रेशन कर दी है। तो यहाँ आप देखें कि इंटीग्रेशन होगी, आप क्या करें, इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करें ओवर टाइम। इसकी लिमिट्स नहीं है, मैंने लिमिट्स नहीं लिखी, ये लोअर लिमिट ऑफ टाइम हो जाती है, ये अपर लिमिट ऑफ टाइम हो जाती है, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि किसी टाइम लिमिट में ही बनना होता है। ये इंटीग्रेटर का बिहेवियर है। दोबारा से रिपीट करता हूँ क्या किया था, ये सर तो सबको समझ इजीली क्या करंट निकाला था। उसके बाद अगर ऊपर रेजिस्टर होता तो हम किस तरह निकालते हैं, V इक्वल टू माइनस आई एफ आर है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टर नहीं था, हमारे पास कैपेसिटर था। तो कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। ठीक है, इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैसे तो 1 ओवर जीएससी या 1 ओवर 2 बाई एफसी इस तरह की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं उसको लैप्लास डोमेन में लिख दिया, और लैप्लास फ्रीक्वेंसी डोमेन होती है, सीवीटी वगैरह शायद पढ़ी है, सीवीटी में थोड़ा बहुत मास राइटिंग होगा। तो जब मैंने लैप्लास में लिख दिया तो ये बन जाता है 1 ओवर एस सी, ये लैप्लास ऑपरेटर होता है, सी कैपेसिटेंस की वैल्यू है। और जब इसी फॉर्मूले में मैंने आर एफ की जगह एक्सी डाला है तो ये आ गया माइनस वी आउट ओवर एक्सी, क्योंकि आई एफ निकालना है, ये आर एफ की जगह एक्सी नीचे चला गया, एक्सी की वैल्यू डाल दी है 1 ओवर एससी, 1 ओवर एससी का तो ये ऊपर आके माइनस एस सी वी आउट हो गया। अब इस एक्सप्रेशन को जो भी करंट की एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन जो करंट की वाली है, इन दोनों को आपस में बराबर किया है, इन दोनों को जो बराबर किया है, थोड़ी बहुत सॉल्विंग की है, ये चीज आ गई है। अभी हम लैप्लास में ही ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन मुझे जो सिग्नल है नॉर्मली हम टाइम डोमेन में दे रहे होते हैं, इनपुट टाइम के अंदर होती है, एक्स एक्सिस पे टाइम नहीं लिखा होता है, तो मुझे टाइम डोमेन में चाहिए। तो लैप्लास में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया तो सॉल्व करना चाहा, लेकिन हम तो रियल वर्ल्ड में ज्यादातर टाइम डोमेन के अंदर प्ले करें, टाइम डोमेन के अंदर ऑपरेट करें। तो मैंने जब इनवर्स को क्लास किया तो ये जो 1 ओवर एस वाली टर्म थी, ये इंटीग्रेशन के साइन के तौर पर तो ये इंटीग्रेशन के अभी ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, इनके साथ में आ गया माइनस इधर, और ये जो वी इन था ये राइट साइड में चला गया और ये टी के साथ आ गया टाइम डोमेन। तो जस्ट ये इसके जरिए से मैंने कह लें कि इंटीग्रेशन का ऑपरेशन अचीव कर सकता हूँ। जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ आउटपुट में मुझे मिलेगी ओवर टाइम एडेड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब बहुत दफा समेशन की होता है। ठीक है, मैंने जो ग्राफ बनाया था उसी के अंदर थोड़ा सा समझाता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इंटीग्रेट कर दिया फंक्शन को, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस रेंज को मैं छोटे 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 हिस्सों में तकसीम कराऊँ। उसके लिए जो मैथमेटिक्स में वर्ड है वो इनफिनिटेसिमल वर्ड होता है कि इतने छोटे हैं कि तकरीबन 0 के बराबर है, जो इनका गैप है, और ये रेक्टेंगल से बन जाते हैं। ये रेक्टेंगल क्या कह सकते हैं हम, लामतनाही रेक्टेंगल्स का एक सिलसिला बन सकता है। ठीक है, और जाहिर बात है रेक्टेंगल है, उसकी कोई इधर विड्थ होगी, एक उसकी हाइट होगी, वो विड्थ और हाइट का जो प्रोडक्ट है, विड्थ हम कह लेते हैं डेल्टा एक्स है,
और जो हाइट है वो एफ x1 है, इसको डेल्टा x1 कर देते हैं। ये x1 है, डेल्टा x1 है, फिर ये डेल्टा x2 है, छोटी छोटी विंडोज हैं, ठीक है। तो इन सब के सम के बराबर हो जाएगा। मैंने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया, इसका निकाल लिया, फिर इसको आपस में ऐड कर दिया। तो इंटीग्रेशन असल में क्या है, समेशन ऑफ मल्टीपल रेक्टेंगल्स होता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन होती है कि ये जो स्टेप साइज है बड़ा छोटा हो, ठीक है, इतना बड़ा ना हो, तभी ये वैलिड होता है। अगर आप उससे ज्यादा करते हैं तो फिर ये वैलिड नहीं होता। ये जब कैलकुलस वगैरह पड़ी होगी पहले दूसरी इंस्टीट्यूट तो शायद चीजें थोड़ी बहुत उस टाइम पे बुझी होगी, ऑयलर इंटीग्रेशन इस तरह के नाम से होता है। तो ये समेशन के साथ लिंक है कि यार जितनी भी वैल्यूज बीच में आ रही है सबको ऐड करें। अब बुक वाले ने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच से समझा है। बुक वाले ने पहले कैपेसिटर का जिक्र किया है, वो बताता है कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह होता है। कैपेसिटर का जो चार्जिंग करंट है वो बेसिकली आईसी टी के बराबर है, ठीक है। आईसी करंट है यानी वो सबस्क्रिप्ट है, कैपेसिटर नहीं है, ये मतलब सिर्फ सबस्क्रिप्ट है, इसको आईटी भी कर दो। इसमें बुक वाले कैपेसिटर में थोड़े से कुछ इश्यूज है, वो ये कि असल में आईसीटी नहीं होता, असल में आई जो है वो डी क्यू ओवर डी टी होता है। अगर आप देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, तो इसने वो डी क्यू शी क्यू नहीं लिखा, इसने जस्ट क्यू लिख दिया। लेकिन चले देखते हैं। तो जो करंट है वो रेट ऑफ, या इसको अगर किसी और तरह से लिखना चाहे तो उसको ये लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा, ठीक है। किसी को अगर लिंक करें तो डेल्टा क्यू आई डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, और दूसरा वो कहता है कि Q इज इक्वल टू सी सी के बराबर है। तो ये फॉर्मूला तो एज इट इज है, ठीक है, कि जो हमारा Q है वो CVC के बराबर है। ये कैपेसिटेंस है और ये हमारी जो है वो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है। तो इसको ये लिख देते हैं, चलिए डेल्टा Q इज इक्वल टू CVC। तो दोनों को अगर आपस में, और इसमें सी डेल्टा बीसी है, इसको मैं बता दो, ये काफी चीजें होती हैं। दोनों को तो बराबर करें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। बुक में भी सी मिलती जुलती एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें आईसी का भी है और टी को टी रखा है, डेल्टा टी नहीं किया। असल में ये चेंजेस है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगी कैपेसिटर की वोल्टेज करंट के साथ कैसे वेरी करती है, ठीक है। तो इसको अगर आप रिकरेक्ट करें जो मैंने लिखा है इसके साथ, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ ज्यादा वैलिड बात लिखी कि डी इधर है, यानी ये डेल्टा टी के साथ है, इधर भी डेल्टा, और ये टी के साथ भी डेल्टा है, ये भी चेंज हो रहा है, इधर भी चेंज, बाकी दो चीजें कांस्टेंट है, कोई इधर भी उसका डेल्टा नहीं है। लेकिन बुक वाले ने लिख दी है, उसको कह नहीं सकता, लेकिन असल में ये वोल्टेज भी चेंज है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, और ये टाइम भी चेंज है। क्या बता रहा है वोल्टेज कैसे चेंज करेगी टाइम के साथ, अगर हम दे रहे हैं एक कांस्टेंट करंट, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ ये कि वोल्टेज टाइम के साथ कैसे चेंज करेगी अगर हम एक कांस्टेंट चार्जिंग करंट दे रहे हैं कैपेसिटर को, ठीक है। कैपेसिटर को अंडरस्टूड है कि कांस्टेंट है। ये अगर हम मैथमेटिक्स के साथ ही इसको लेके चले तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, उससे मिलता जुलता लग रहा था। उसकी रीजन है ये कांस्टेंट कह रही है मैं, ऐसी कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, दोनों का जो डिवाइड करके आएगा वो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ भी क्या होता है, ये चीज कांस्टेंट होती है, ये चीज वेरिएबल होती है। तो t वेरिएबल है और हमारा ये वाला पार्ट कांस्टेंट है। दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन
इसका ये वाला पार्ट C0, इसका मतलब है कि ये 0 पार्ट सपोर्ट की होता है, क्योंकि ये इधर से स्टार्ट करेगा। C अगर पॉजिटिव हो तो उसका मतलब है कि ऊपर से कर रहा है, नेगेटिव हो तो नीचे से कर रहा है, उसका अपना मतलब है बाय इंटरसेक्ट करके। तो ये कुछ बेसिक बातें, इसके आगे भी कुछ चीजें उनको भी देखते हैं। ये अभी तक यहाँ तक आप कहने को बोलते हैं। ये इक्वेशन तो ऑलरेडी निकाल चुके थे हम, ठीक है, बी एन ओवर आर है। अब करंट्स की डायरेक्शन अगर देखें तो करंट जो यहाँ से एंटर कर रहा है वही करंट आगे जाके कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। करंट कौन सा एंटर कर रहा है यहाँ पे? करंट आई एन एंटर कर रहा है। किस बेसिस पे कर रहा है? वी एन और 0 वोल्ट के डिफरेंस की बेस पे एंटर कर रहा है, ठीक है। और वही करंट आगे कैपेसिटर पे जाएगा, क्योंकि बीच में तो रास्ता नहीं है, इधर से इधर नहीं जा सकता, उसमें इधर ही जा रहा है। नॉर्मली अगर आप देखें ना तो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है विद करंट वो लीनियरली चेंज नहीं होती, वो इस तरह चेंज और इस तरह गिरती है, राइज इस तरह और डिके इस तरह, ठीक है। और ये नेट डायग्राम देखते हैं तो इसमें भी हो जाएगा। ये देखते हैं तो समझाने के लिए, लेकिन आप शक्ल नजर आई दे रही वोल्टेज के पास कैपेसिटर इस तरह जा रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर डिक्रीज इसका वैल्यू। लेकिन हमारे इस केस में ऐसा नहीं है, और उसकी एक फंडामेंटल रीजन है कि यहाँ जो कैपेसिटर के क्रॉस करंट है इस एक्सप्रेशन से देखें तो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज डिफरेंस के क्रॉस पे डिपेंड कर रहा है, जो कैपेसिटर के क्रॉस एग्जिस्ट करती है। चार्जिंग स्टार्ट करेंगे इनिशियली, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको डायरेक्ट किसी वोल्टेज से चार्ज करूं, मैं डायरेक्ट किसी बैग से कैपेसिटर को कनेक्ट कर देता हूं इनिशियली, इसको मैं वीएस का नाम देता हूं, ये बीसी इनिशियली कैपेसिटर की वोल्टेज कितनी होगी? जीरो, बिल्कुल। अगर अनचार्ज है तो जीरो होगी। और फिर कैपेसिटर ऑफ टाइम, कैपेसिटर क्या करेगा कि बैटरी की वोल्टेज अचीव करने की कोशिश करेगा। जब कैपेसिटर फुल चार्ज होगा तो करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? करंट जीरो होगा, क्योंकि जो डीवीसी है वो तो डिफरेंस तो रहा ही नहीं है, दोनों के दरमियान वोल्टेज सेम होगी, जो वोल्टेज इधर है वही वोल्टेज इधर है। जब तक डिफरेंस था, फॉर एग्जांपल डिफरेंस इनिशियली 4 - 0 4 था, फिर डिफरेंस 4 - 1 3 था, 2 था, जितना भी था, करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। जब वाले शुरू में डिफरेंस आता था करंट ज्यादा था, फिर डिफरेंस कम हुआ करंट कम हुआ, फिर डिफरेंस 0 हुआ करंट 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है, उसकी वजह है कि डायरेक्ट वोल्टेज कैपेसिटर को फीड नहीं किया है। जो वोल्टेज है वो इस साइड में फीड कर रहे हैं रेजिस्टर को, और रेजिस्टर इस तरह का बिहेवियर शो करता है, लीनियर डिवाइस होती है ना, पढ़ते हैं, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर लीनियर नहीं होते, रेजिस्टर जो है वो लीनियर होता है। तो इस वजह से जो इनपुट करंट है वो लीनियर है, और वही लीनियर करंट जो है वो कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। तो इसका एक अच्छा फैक्ट है, इसका अच्छा फैक्ट ये है कि जब आप मैंने जो एक्सप्रेशन लिखी थी इंटीग्रेशन वाली, उसको ध्यान में लेके आए तो आपको ये नजर आएगा कि अच्छा हम कांस्टेंट वोल्टेज दे रहे हैं और हमारे पास जो आउटपुट है वो एक बड़ी रेगुलर सी शेप आ जाएगी। अगर आप ये काम नहीं करेंगे ना तो आपके पास आउटपुट पे एक रेगुलर या ज्योमेट्रिक किस्म की शेप नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियल सा कर्व बन रहा होगा तो आउटपुट में भी एक्सपोनेंशियल सी वेव बन रही होगी या इरेगुलर सी वेव बन रही होगी। ये सॉर्ट ऑफ एक चीजें जो हमने जान के इंश्योर की, इसको डायरेक्ट भी शायद दे सकते थे लेकिन उससे नुकसान होता, वो कांस्टेंट किस्म की जो वोल्टेज है वो नहीं मिली थी। ये बात यहाँ भी फर्स्ट लिखी हुई है। द की थिंग यूजिंग ऑपरेट विद आरसी सर्किट इज दैट कैपेसिटर चार्जिंग करंट इज मेड कांस्टेंट, thus producing straight line rather than exponential voltage। तो उसी को वेरीफाई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट है वही करंट आगे जाएगा। ये बात हम ऐसे पहले वेरीफाई कर चुके हैं जब हमने इसको वो किया था, डिराइव किया था। और इसकी वेव शेप्स किस तरह की बन जाती है? वेव शेप क्योंकि
इन्वर्टिंग ऑप एम्प है तो जो आप इनपुट दे रहे हैं उसके ऑपोजिट आपको डायरेक्शन में वोल्टेज मिलेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव होगी बिल्कुल। इसी तरह अगर आप नेगेटिव इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ अगर देखें ये आपकी आउटपुट वोल्टेज है और मजे की बात है अगर आप इसको इसके साथ लिंक करें, ठीक है, तो आपकी जो वी आउट है वो एक्चुअली माइनस बीसी के बराबर नजर आती है। ठीक है, अगर बीसी पॉजिटिव है तो वी आउट जो आपकी वो उसका इनवर्स है। तो कैपेसिटर जैसे जैसे चार्ज हो रहा है उसकी वोल्टेज, अगर मैं कैपेसिटर का ग्राफ बनाऊं तो कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल, तो ये शो किया अगर आपको पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं और कैपेसिटर चूंकि शुरू में तो डिस्चार्ज था तो आउटपुट वोल्टेज शुरू में 0 थी, लेकिन जैसे जैसे कैपेसिटर माशाल्लाह करंट खा रहा है या बढ़ रहा है या उसकी वोल्टेज बढ़ रही है तो आपकी आउटपुट जो है वो कम हो रही है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात कर रहे हैं इस तरह के केस के लिए जब आपने एक हाई इनपुट कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं, आप एक हाई इनपुट कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं और वो हाई इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग एक करंट बन रहा होगा और वो जो कांस्टेंट करंट है वो आपके इसको कैपेसिटर में चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये इन्होंने थोड़ा सा नेक्स्ट पे शो भी किया है आउटपुट वोल्टेज को कि थोड़ी देर के लिए 0 दिया है उसके बाद हाई किया है तो हाई करने से नीचे जा रहा है। तो हमने भी यही बात की थी कि इनिशियली इनपुट ये दे रहा है ऐसा कि इनपुट दे रहा है और आउटपुट में डिक्रीज की तरफ जा रही है। इसकी एक लिमिट भी है और वो कहते हैं कि आउटपुट मैक्सिमम कितना नेगेटिव हो सकता है वो लिमिट हो रहा था आपकी सैचुरेशन वैल्यू से, क्योंकि की कितनी मैक्सिमम सैचुरेशन वैल्यू है तो उससे ज्यादा आप जो है वो नेगेटिव की आप पॉजिटिव दोनों में, अभी तो हम सिर्फ नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, बाद में पॉजिटिव पे भी थोड़ा चला जाता है तो उससे ज्यादा की वैल्यू आप उससे अचीव नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर मैंने एक चीज मेंशन की हुई है कि आउटपुट रैंप डिक्रीजेस नेगेटिवली until op amp saturates to its maximum negative value। तो सैचुरेशन वैल्यू है जो कि VCC या VEE के बराबर होती है। इससे ज्यादा अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा एक फ्लैट सी कर्व देने लगते हैं क्योंकि मैक्सिमम आपको जो मर्जी करें जितना मर्जी चलाएं अनलेस आप दोबारा डिक्रीज करते हैं तो फिर नीचे की करता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट देते देते आपकी जो आउटपुट वैल्यू है वो आपकी सैचुरेशन वैल्यू से ज्यादा ना हो जाए। अगर आप इस तरह करेंगे तो फायदा नहीं, वो जो वेव शेप है वो इरेगुलर बनेगी क्योंकि ये वाला रीजन तो फिर ट्रायंगल की तरह नहीं बनेगा। अदरवाइज अगर आप ये कंडीशन इसे लेसन रखते हैं तो आपका जो वेव शेप वो एक सॉर्ट ऑफ ट्रायंगल वेव शेप बन जाएगी। तो ये सर्किट बाद में इंटीग्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बाद में ट्रायंगल वेव शेप जनरेट करने के लिए भी यूज होता है। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इंटीग्रेटर्स आर स्पेशली यूजफुल इन ट्रायंगुलर वेव ऑसिलेटर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज ये लिखा हुआ है। अब जी किस बेस पे एक्सप्रेशन है ये अगर आप देखें डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी और शुरू में मैंने जो एक्सप्रेशन दिखाई थी किसी में कॉपी में लिखी हुई है तो डेल्टा, हाँ डेल्टा वाली वी आउट ओवर, ठीक है। तो मैंने जो एक्सप्रेशन लिखी थी इंटीग्रेटर की वो थी वी आउट इज इक्वल टू -1 ओवर आर सी और यहाँ पर लिमिट्स थी वी एन टी ओवर डी टी। अरे ये चीज अगर मिसाल के तौर पे मैं दोनों साइडों पर डिफरेंशिएट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डी वी आउट और डिफरेंशियल इस तरह मतलब ये अप्लाई करता हूँ डी ओवर डी टी दोनों तरफ। तो डी वी आउट ओवर डी टी इज इक्वल टू -1 ओवर आर सी और डी ओवर डी टी वी एन टी डी टी तो ये खत्म हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस वी एन ओवर आर सी। ये डी है डेल्टा वी आउट और ये डेल्टा टी के तौर पर लिखा जाता है। तो ये एक्सप्रेशन उधर से भी आ जाती है जो ये जैसे आपने सिर्फ जो इंटीग्रेशन वाली टर्म निकली थी उसी को वो कर दिया डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है,
मैं सिर्फ लिंक करना चाह रहा कि यहाँ आर एन दिया हुआ है तो उसके आर सब आई लिखा हुआ है, वो तो अंडरस्टैंडेबल सी बातें हैं। अब ये मैं बता रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो कैसे टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक है, उसका रेट के चेंज का। जितना रेट ज़्यादा होगा उतना आप देखोगे कि रैप जो है वो नीचे जाके रुक रही है, जितना रेट कम होगा उतना रैप ऊपर की वैल्यू पर रुक जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर रेट ज़्यादा है तो आप देखते हैं कि ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है, इस तरह जा रही है तो नीचे ज़्यादा हाई वैल्यू में रीच कर लेगा। और अगर रेट कम है गिरने का, ये जिस तरह जहाज है फॉर एग्जाम्पल अगर जहाज का वो बिल्कुल नीचे तो एकदम से नीचे जाएगा, लेकिन अगर इस तरह थोड़ा सा एंगल पे तो तरह गिरते गिरते थोड़ा सा टाइम उसका लग जाएगा। तो यहाँ पे भी इसी तरह समझ सकते हैं कि रेट उसमें क्या रखता है वो फिर हमारी मर्जी पे होता है, क्योंकि रेट से उस ट्रायंगल वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, ठीक है। तो जाहिर बात है रेट अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा लगती है, इसका मतलब क्या है कि मैंने फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा रखी है, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी वो फिर ऊपर नीचे जाएगा। और अगर रेट कम रखे हैं फ्रीक्वेंसी उसकी कम रखी है तो ये देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। रेट उसके बाद चार्जेस एंड डिस्चार्जेस, ये एग्जांपल इसका देंगे डिटरमिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन रिस्पांस टू द इनपुट स्क्वायर वेव एज शोन फॉर द आइडियल इंडिकेटर द आउटपुट वोल्टेज। अब ये अगर वेवफॉर्म दी है ऊपर ये वेवफॉर्म दी है और वो कहता है जी आप इसका निकालें रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो पहला काम तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट निकालना है और फिर इसकी आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है। इससे हमने इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट निकाला है और फिर आउटपुट वेवफॉर्म निकाली है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट का तो सिंपल सा फॉर्मूला जो लिखा होता है, ठीक है, उसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वी इन ओवर आर इन सी। अच्छा वी इन की वैल्यू देखिए कांस्टेंट है। अब ये दो केसेस बन जाएंगे, एक जब हमने पॉजिटिव वैल्यू दी है और एक जब हमने नेगेटिव वैल्यू दी है। पॉजिटिव की देख लेते हैं, जब मैं पॉजिटिव दे रहा हूं आर इन की वैल्यू 10 किलो और ये 0.01 माइक्रोफैरड, तो ये कितना बन जाएगा, ये माइनस वैल्यू बनेगी, ठीक है। ये असल में बनता माइनस 25 किलो वोल्ट ओवर सेकेंड और इसको अगर कन्वर्ट किया तो -25 मिली वॉट ओवर माइक्रो सेकेंड बनता है, ठीक है। इसको 10 टू पावर 6 से डिवाइड कर दिया है। ये बस ये इस तरह भी लिख दो, बल्कि इसको एक और तरह से भी लिखा है, इसका जो ज़्यादा आसान है अगर अपनी ज़िंदगी आसान करनी है। -25,000 कभी कभी आसान भी करना चाहिए। तो -25,000 वॉट ओवर सेकेंड, ठीक है, ये सबसे सिंपल है। इसी तरह अगर इनपुट नेगेटिव दी हुई है तो सेम होगा, बस सिर्फ फर्क इतना आ जाएगा कि अब आपकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, -2.5 वोल्ट और 10 के मल्टीप्लाई 0.01 माइक्रोफैरड, ये बन जाएगा 25,000 वोल्ट ओवर सेकेंड और फिर 25 मिली वोल्ट ओवर माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी हमने पॉजिटिव दी उसके लिए ये रेट है और नेगेटिव के लिए जो रेट है वो नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है। दूसरा आउटपुट वेवफॉर्म निकालनी है, तो आउटपुट वेवफॉर्म निकालने के लिए पहले इसको ग्राफ कर लेते हैं जो लिखा हुआ है और फिर मैं इनपुट के साथ उसको मैच करूंगा कि अच्छा इनपुट
साथ आउटपुट कैसे चेंज हो रही है। ये जो मुझे अभी दिया हुआ ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज है, ठीक है। ये आउटपुट नहीं है, ये आउटपुट के चेंज करने का रेट है। आउटपुट भी निकल सकती है, जो मैं निकाल देता हूँ। और दूसरा इसमें क्या चीज थी जो बताना है, हाँ एक और चीज बुक में एक बात लिखी हुई कि आपकी पल्स 100 माइक्रोसेकंड है, लेकिन मुझे लगता है वो मिसप्रिंट है, क्योंकि जब वो सॉल्व करते हैं ना तो वो 100 माइक्रोसेकंड की जगह 200 की है। अभी मैं दिखाऊंगा अभी, तो आप उस 100 को इग्नोर करें, आप ये जूम करें कि ये जो चीज है ये 200 माइक्रोसेकंड की। तो अगर आप ये करोगे तो बुक की तरह के आंसर आएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो आंसर ठीक नहीं आएगा। अब सॉल्व कैसे करना है वो थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। ये वी आउट है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और बल्कि ये लिखा हुआ है इस सवाल में कि शुरू में जो वोल्टेज है ना वो 0 है, यानी कैपेसिटर डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज कैपेसिटर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब पॉजिटिव वोल्टेज देना शुरू किए यहाँ पर, इसको नीचे ले जाते हैं, इसको भी ले जाते हैं, तो इसकी वेव शेप ये बनेगी। ये चार्ज होता होता कैपेसिटर के खास वोल्टेज तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये वैसे कह लें कि VC मैक्स है, किस मैक्सिमम वोल्टेज तक कैपेसिटर चार्ज होगा, और फिर ये डिक्रीज होता होता जब तक आएगा। अब सवाल ये है कि जो VC मैक्स है, ये जो माइनस VC मैक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है। तो इसका एक सादा सा जवाब है कि जो रेट है डेल्टा V आउट इज इक्वल टू, हमने जो रेट निकाला था उसके साथ अगर हम टाइम को मल्टीप्लाई कर दें 25,000 वोल्ट ओवर सेकंड इंटू डेल्टा T, ठीक है, 25,000 वोल्ट ओवर सेकंड इंटू डेल्टा T, जो कि 200 माइक्रोसेकंड के बराबर है। कि कितनी देर के लिए हम ये दे रहे हैं, 200 माइक्रोसेकंड के लिए, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 25,000 को 200 माइक्रो के साथ अगर इसको सॉल्व करें तो कितना बनता है, शायद 5 बिल्कुल 5 वोल्ट बनता है। तो 5 वोल्ट आपके पास वैल्यू आ रही है। जाहिर बात है कि ये माइनस है, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट के लिए माइनस था, तो ये -5 है, ठीक है। तो इट मींस कि अगर 0 से स्टार्ट करें तो 200 माइक्रोसेकंड के लिए आप इनपुट देते हैं तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कितनी बन जाएगी, -5। तो फिर ये -5 वोल्ट के बराबर है, ठीक है। इसी तरह सेकंड केस भी देख लेते हैं। सेकंड केस है जब नेगेटिव इनपुट दिए गए, ये नेगेटिव इनपुट है, ये भी 200 माइक्रोसेकंड के लिए। तो जो डेल्टा V आउट है वो बराबर है 25,000 वोल्ट ओवर सेकंड इंटू 200 माइक्रोसेकंड, तो ये बन जाएगा +5 वोल्ट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, पहले में 0 था और 0 में -5 ऐड किया। अब अगर मैं एकदम से 5 ऐड करूंगा तो वो ठीक नहीं है। मैं 5 वोल्ट ऐड करता हूँ अपनी लास्ट पोजीशन के साथ, तो ये जब -5 +5 होगा तो ये 0 बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी लास्ट पोजीशन के साथ ऐड किया था, लेकिन लास्ट पोजीशन मैंने की 0। तो अगर मैं 0 -5 करता हूँ तो -5 ही आता है। अब मैं करूँगा -5, क्योंकि -5 से मेरे मिसाल के तौर पे मैं कितने डब्बे, 1 2 3 4, ठीक है। मैं इधर से ये फॉर एग्जांपल -4 है, ये इधर मैं खड़ा हूँ और मैं चलता हूँ 1 2 3 4, तो -4 से मैं 4 कदम आगे गया तो मैं किस पे आ गया होगा, 0 पे आ गया, बिल्कुल ऐसे। लेकिन यही मैं अगर 0 से स्टार्ट करता हूँ 4 पे आता, तो बस मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमने -5 से स्टार्ट किया, 5 आगे गए तो कितने पे पहुंचे, 0 पे पहुंच गए, तो आप दोबारा 0 पे आ गए। इसी तरह ये चीज जब दोबारा हाई होगी तो दोबारा इस पे जाएगा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बात हुआ मुमकिन है कि ये वैल्यू 0 ना भी हो, लेकिन वो पर सवाल में स्टेटेड होता है ये वैल्यू 0 डिपेंड करती है कैपेसिटर की इनिशियल स्टेट में, क्या वो चार्ज था, क्या वो अनचार्ज था। इस सवाल में इन्होंने ये बीच में मेंशन किया कि ये अनचार्ज है। अगर मैं कोशिश करूँ तो इन्होंने पिछले पेज पे ये चीज मेंशन की भी, डिटरमिन आउटपुट वोल्टेज इनिशियली 0। आउटपुट वोल्टेज 0 होने का मतलब ये है कि कैपेसिटर अनचार्ज है, क्योंकि अगर कैपेसिटर चार्ज होता तो आउटपुट वोल्टेज 0 ना होता, ठीक है। कैपेसिटर तो लीनियरली चार्ज नहीं होता, तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वो जो बात की थी वो इस सिनेरियो में की थी कि अगर
कैपेसिटर डायरेक्ट लगा होगा, डायरेक्ट चार्ज होगा, ठीक है, वो फिर इसका बिहेव करता है। लेकिन जहाँ हमने में रेजिस्टर लगाया था तो वो जो करंट की वेवफॉर्म वाली थी वो बजाय कि एक्सपोनेंशियल सी बने या इस तरह बने, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली थी। उसमें रेजिस्टर का कमाल था और वर्चुअल ग्राउंड का कमाल था कि जो आई था वो बी इन और आर की बेस पे बना था। जाहिर बात है कि हमारा करंट फॉर एग्जाम्पल डीसी करंट क्या होगा, सीधी लाइन होती है। अब आगे चूंकि उसने आउट आरएफ पे भी जाना था या जो है ऊपर एक्स सी लगा तो उस पर भी जाना था, उसी पाथ को फॉलो करके जब वो आगे गया तो उसने अपने आप चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर रजिस्टर ना होता बीच में और मैं डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई करता तो यस फिर मेरे पास एक्सपोनेंशियल की शेप जाएगी। तो मैं सिर्फ जो मैंने शुरू में थ्योरी दी थी वो सिर्फ ये बताने के लिए दी थी कि रजिस्टर लगाने से क्या यहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक है। ये फायदा ये था कि मैं स्ट्रेट लाइन से मिली, वरना कुछ हद तक शेप मिल जाती। अगर मैं ना करता ना तो ये शेप फिर प्रॉपर ट्रायंगल नहीं बनती, ये मुमकिन है कि इस तरह की शेप बन जाती, ठीक है। उसके साथ भी प्ले अराउंड किया जा सकता है बेस्ड ऑन आरसी की वैल्यू पे। अगर आप आरसी को बहुत ज्यादा करते हैं तो फिर ये तकरीबन स्मूथ हो ही जाती है किसी हद तक, ठीक है। तो ना देखे चक्कर ये कौन सा है, अरे 5 मिनट की ब्रेक में रहता है, उसके बाद फिर डिफरेंट इधर आगे चलो, 5 मिनट की ब्रेक है। इशू भी है, ठीक है। और वो इशू ये है कि बाज़ दफा ऑफसेट वोल्टेज की वजह से शुरू में मैं देखा था कि ऑप एम्प के कुछ इश्यूज होते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बाज़ दफा जनरेट हो जाती है किसी वजह से, ठीक है। तो हमने 0 वोल्ट दी होती है लेकिन ऑप एम्प पे कोई वोल्टेज शो हो रही होती है, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि उसकी वजह से यहाँ पे ये the ideal indicator using the constant feedback path which is open to DC। अच्छा, एक इशू ये है कि जो गेन है, क्योंकि इन्वर्टिंग आपको पता है इन्वर्टिंग का गेन इस तरह की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। हमारे खास सिनारियो में जो एक्सप्रेशन है वो XC ओवर R है, और XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, लो फ्रीक्वेंसी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत हाई होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो XC रिएक्टेंस है बहुत बड़ी होती है और हाई फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कम होने की वजह से जो गेन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये अच्छी बात है क्योंकि हमारा क्लोज लूप पे लाने का मकसद ही ये होता है कि हमारा जो क्लोज लूप गेन है वो ओपन लूप के मुकाबले में कम हो जाए, ठीक है। ये जब हमने क्लोज लूप पढ़ा तो हमने बात की थी कि हमारी कोशिश है कि गेन को रिड्यूस करें और बैंडविड्थ को थोड़ा बढ़ा दें। लेकिन अगर क्लोज लूप रखने के बावजूद भी इस सिनारियो में वो गेन इतना ज्यादा होगा तो फायदा कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखा गया कि XC जब लो फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्जांपल ऑपरेट करें डीसी पे तो इसका गेन बहुत ज्यादा होता है। हाई फ्रीक्वेंसी में तो इशू नहीं है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी पे इशू है। अब उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? उसका नेगेटिव इफेक्ट ये कि any DC error voltage due to offset error will cause output to produce a ramp that moves toward either positive or negative saturation। अब इशू ये कि किसी वजह से ऑफसेट वोल्टेज या वोल्टेज जनरेट होगी जो कि हमने इनपुट नहीं की हुई, लेकिन कुछ सर्किट के अंदर जनरेट हो सकती है। हमने रीजन देखी थी, बायस करंट का ऑफसेट था उसमें, इग्नोर रीजन। तो वो जो वोल्टेज है उसमें से आउटपुट जनरेट होने लग जाएगा। आउटपुट क्यों जनरेट होगा? क्योंकि गेन बहुत हाई है। ये काम अगर गेन मिसाल देता हूँ, इनपुट थोड़ी सी है, ठीक है, इसका हमारे रेगुलर सिग्नल तो इस तरह करके जा रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हल्की सी इनपुट आ गई। अब आउटपुट को नहीं पता, आउटपुट जो है वो बिल्कुल दिए जा रहे हैं क्योंकि गेन बड़ा है। यही काम अगर गेन छोटा होता तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता था, फिर थोड़ा सा आउटपुट आता था, लेकिन गेन बड़े होने की वजह से आउटपुट भी ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटर के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर लगाते हैं। जब कैपेसिटर के साथ पैरेलल में रेजिस्टर लगाते हैं तो जो ओवरऑल गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि अब आप देखिए, आपने वैसे ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर आपको दो रेजिस्टर है पैरेलल में, आप उसको इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके करीब आती है? इसकी वैल्यू बढ़िया नहीं, इसकी वैल्यू कम है। मैं इसकी बड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। ये इन्फिनिट ओपन लूप है, ये 0 है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी डिवाइड बाय 0 प्लस इन्फिनिटी, थैंक यू। 0 के बराबर है। तो जब आप दो को सॉल्व करेंगे सीरीज में, आप कह सकते हैं कि जो बड़ा वाला उसके बराबर आएगा,
ये उसके करीब आएगा, लेकिन पैरेलल में हमेशा औसत छोटे करीब आता है। ठीक है, ये बात आपने तब भी ऑब्जर्व किया हुआ है, ध्यान हो, लेकिन जब आप आर इन टोटल जब निकालोगे R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा R e डैश, तो नॉर्मली आंसर इस चीज के करीब आ रहा होता है। यस कुछ केसेस में R1 R2 छोटे होते हैं तो तब इसके मतलब इसे चेंज भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली R1 R2 किलो ओम में होते हैं, कुछ 20 किलो ओम है, कुछ 10 किलो ओम है, और ये वाली जो वैल्यू है ये 400 है, ये 600 है, ये कुछ छोटी वैल्यू है, तो इसके करीब आंसर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि इसके करीब आंसर आ रहा है। तो ये इंटीग्रेटर सर्किट था। उसके बाद डिफरेंशिएटर का सर्किट है, डिफरेंशिएटर का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, ठीक है, और इसके बारे में इसको भी जिस तरह शुरू में मैं सॉल्व किया था करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसकी एक्सप्रेशन निकलती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट एंटर करेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या करंट कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? कांस्टेंट नहीं रहेगा, शुरू में ठीक है, करंट कांस्टेंट ही रहेगा। तो क्या चीज है जो कांस्टेंट रह सकती है? वोल्टेज कांस्टेंट रह सकती है। इसको कैसे लिखा जाए? I is equal to Vn minus 0 over Xc, Vn over Xc, Xc की वैल्यू में क्या लिखी? 1 over Sc, तो Sc Vn एक एक्सप्रेशन ये आ गई। दूसरा हमें पता है V out is equal to minus I R, यहाँ पे R एक्स की जगह R लिखा उसकी वजह ये लिखा है, तो I is equal to minus V out over R। दोनों को अगर कोरिलेट करें तो minus V out over R equal to SC V in, तो V out S over V in S is equal to minus S C R, ठीक है। अब जब इसके इनवर्स का क्लास है, ये क्लास नहीं चल रहा, जब इनवर्स का क्लास देंगे तो मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन के लिए एस होता है, यदि ये ऑपरेटर है और इसका मैं क्लास लूंगा तो मेरे पास एस के साथ आएगी जो भी चीज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये एस का चलेगा, जब मैं इसका इनवर्स का क्लास लूंगा टाइम डोमेन में लेके जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी आउट टी इज इक्वल टू माइनस आर सी और डी वी एन टी ओवर डी टी, ये मेरे पास इसकी इस तरह से, ठीक है। एक बार फिर मैं दिखाता हूँ किस तरह किया। यहाँ से जो करंट एंटर कर रहा है विर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट है, तो वी एन माइनस 0 डिवाइड बाय दिस कैपेसिटिव रिएक्टर, तो कैपेसिटिव रिएक्टर का फॉर्मूला डालते हैं, तो कैपेसिटिव रिएक्टर जब लाप्लास की तरह से लिखते हैं तो 1 over SC लिखा जा सकता है। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो SC Vn हो जाएगा, ठीक है। दूसरा V आउट में जब बताया कि इन्वर्टिंग ऑप एम्प है तो माइनस I into R के बराबर है, यहाँ मतलब RF के बराबर है, R यहाँ पे RF है, तो इससे I की एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है। मैंने क्या किया कि I की दोनों एक्सप्रेशन कुछ भी सेम करंट ये आगे जा रहा है, ये करंट इधर जा रही है आगे जाएगा, दोनों को सेम कर दिए, जब सेम कर दिए तो ये चीज आई है। इससे फिर मैंने वेरिएबल्स के साथ प्ले अराउंड किया, V आउट को Vn से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे माइनस SCR आ गया, और मैंने तुझे मैंने कहा था कि लाप्लास टेबल अगर आप देखते हैं ना, मैं नेट पे दिखा भी देता हूँ कि कैसे टाइम डोमेन के सिग्नल जो है वो कन्वर्ट होते हैं, ये अवेलेबल होता है लाप्लास टेबल अगर आप देखते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस की, इन केस किसी को याद नहीं है तो इसमें दिया है नीचे थोड़ा सा छोटा है अनफॉर्चुनेटली, देखना चाहता इसमें जरा इसमें ये दिया हुआ ये अब नजर आ जाएगी, ठीक है ना। तो
इन्वर्स जब किया तो एफ एस डिवाइड बाय एस है, और जब इसको ये डेरिवेट किया, ये एफ डैश जी का मतलब है डी एफ ओवर डी टी, तो एस एफ एस माइनस एफ जीरो है, एफ जीरो इनिशियल कंडीशन है, ये नॉर्मली जीरो कर सकते हैं ये चीज, तो इसलिए एस एफ एस मैंने कहा था आप ऐसे फ्री स्टेट को डेरिवेशन लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे फिर उसी रूल के तहत ये इक्वेशन फाइंड की गई है। तो बुक में भी इसको अजीब सी लॉजिक की सच्ची बात है, मुझे समझ नहीं है, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लगी है। अगर आपको बुक की समझ आ रही तो आप उसकी तरह ट्राई करें, ठीक है। वैसे बुक वाली भी देख सकते हैं, चले यहाँ पर इसने प्रश्न लिखी है इसके बराबर है आई सी इज इक्वल टू सी डी वी सी ओवर डी टी के, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली डी लिखता नहीं है, अलग लिखना चाहिए उसको। और दूसरा अगर हम देखें तो जो एक्सप्रेशन वही पे लिखी है, अगर एक आई की एक्सप्रेशन है और दूसरी एक्सप्रेशन में पता है दोनों को बराबर करने में क्या आ जाएगा, सी डी वी सी ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस बी आउट ओवर आर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं लिखता हूँ बी आउट इज इक्वल टू माइनस आर सी डी वी इन ओवर डी टी, क्योंकि हमने शुरू में बात की थी कि यहाँ करंट कांस्टेंट के लेके जो इनपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, और वो वोल्टेज कांस्टेंट है कैपेसिटर के तौर पर, तो इसलिए यहाँ पे डीवीसी की जगह डीवी इन डाल सकता हूँ। तो वो का तरीका अगर यूज करूँगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे इस पर जाके एक्सप्रेशन करूँगा, दोनों सेम एक्सप्रेशन है। आपको देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ये आपकी मर्जी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कौन सा आपको ज़्यादा आसान लगता है। तो इसका अगर कोई एक्सरसाइज रिक्वेस्ट वो भी देख लेते हैं, बल्कि भी एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पे शो किया हुआ कि आप इनपुट वोल्टेज इस तरह की अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अंदर करंट कांस्टेंट रहेगा इस तरह के सवालों के अंदर। उसके सवाल के अंदर जो वोल्टेज थी कैपेसिटर के क्रॉस वो शायद कांस्टेंट थी, तो मुझे याद पड़ा उसमें कोई एक चीज कांस्टेंट थी, तो वोल्टेज चेंज हो रही थी इसमें, चेंज हो रही थी उसमें एक चीज कांस्टेंट चेक कर लो, ये चीज कांस्टेंट थी उसमें, उसमें करंट कांस्टेंट था, करंट कांस्टेंट करंट करके आपने कहा था कि वो राइट साइड पे भी वो डेल्टा और करंट कांस्टेंट था और वोल्टेज कांस्टेंट थी, और यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ भी करंट कांस्टेंट है। ये क्या होगा? करंट वोल्टेज की बात हुई, इसमें तो कांस्टेंट इसमें वोल्टेज कांस्टेंट है, इसमें ठीक है, इसमें जो कैपेसिटर के पास वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं है, और इसकी रीजन है कि इनपुट को हम इस तरह सेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इनपुट जो है अब कांस्टेंट वैल्यू के लिए दे रहे हैं, पहले हम इनपुट दे रहे थे कांस्टेंट वैल्यू की, हमने एक पल्स वेव दी थी। यहाँ पे इनपुट को हम इस तरह सेट करें कि इसकी वैल्यू बार-बार चेंज होती है, ठीक है। तो इस ट्रिक की वजह से या इस इनपुट की वजह से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो बार-बार चेंज होती रहेगी, अलबत्ता जो करंट है वो सेम लेवल का मेंटेन होगा। तो जाहिर बात है ये नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक एक डिफरेंस आया है, तो ये जो डिफरेंस है कितने दोनों के दरमियान, क्योंकि डेल्टा वी इन डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये जो भी इसकी वैल्यू है वो आपको आउटपुट पे जो है वो शो हो रहा होगा। तो करंट आई थिंक दोनों के अंदर कांस्टेंट थे, इसके वाले के अंदर भी करंट कांस्टेंट था और इस वाले में भी करंट कांस्टेंट, लेकिन इसमें इनपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट थी, और अभी आप देखें तो इनपुट वोल्टेज जो कांस्टेंट है वो इंक्रीज करती है आपको नजर आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन आई थिंक हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है देखते हैं कि क्या किससे मिलती जुलती है। और मैंने थोड़ी पहले कहा था कि बुक वाले ने ना डी वाली चीज़ों को काफ़ी इग्नोर किया है, ठीक है। हमने जो एक्सप्रेशन लिखी है ये वही बी आउट इक्वल टू माइनस आर सी, तो ये चीज़ तो सेम है।
लेकिन हमने साथ में डी बी इन ओवर डी टी भी लिखा हुआ है, ये डी बी सी ओवर डी टी भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें डायरेक्ट वैल्यू चाहूँगा, ठीक है। तो बेहतर है ये वाली एक्सप्रेशन यूज करें, अपनी मर्जी है। वैसे तो अगर आप ऊपर ही भी इस्तेमाल करना है तो वो ठीक है, लेकिन उसमें फिर आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये चेंज ऑफ वोल्टेज की बात कर रहे हैं और ये चेंज ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सवाल आप में प्रॉब्लम कुछ सवालों में आ सकती है, ठीक है, कंफ्यूजन आ सकती है। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है इससे इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। ये इनपुट वेव फॉर्म है, कैपेसिटर ने क्या करना है, इसको फॉलो करना है। शुरू में ये इंक्रीज किया जा रहा है, कैपेसिटर हमारा जो है वो इनिशियली चार्ज हो रहा है इनपुट के जरिए से, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जिंग टाइम है, चार्जिंग टाइम है, लेकिन करंट जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट में क्योंकि करंट का चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का रेट डिपेंड करता है आरसी के ऊपर, और आरसी इस सर्किट के लिए कांस्टेंट है, आरसी को हम चेंज नहीं किया, जो भी उसकी वैल्यू सेट कर देंगे वो एक ही वैल्यू है। तो आरसी के ऊपर बेस कर रहे हैं ये चीज है ना, या जो कहने की करंट इधर जनरेट होगा, क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या था, V out is equal to minus RC और फिर dV over dt में RC डिटरमिन कर रहे हैं कि कैसे ये चार्ज हो रहा है। तो चार्ज हो रहा है, उसके बाद फिर जब इनपुट की डायरेक्शन हम देखें यहाँ पर पहुँच गए तो कैपेसिटर जो है ना इसमें अपने क्रॉस ये वाली वोल्टेज स्टोर कर रहे हैं, इसको Vn मैक्स कह रहे हैं। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो कैपेसिटर को क्या नजर आएगा, कैपेसिटर कह रहे हैं मैं तो ऑलरेडी हाई लेवल पे आ गया हूँ और ये तो अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब कैपेसिटर का करंट इधर नहीं जाएगा, कैपेसिटर का करंट बाहर की तरफ जाएगा। वो क्या कह रहा है, अच्छा मैं तो जितना मैंने लेना था ले लिया, अब मेरे देने की बारी है, तो वो करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली उल्टी हो जाएगी। तो आप देखें कि टी नॉट माइनस टी वन कौन सा टाइम है जिसमें आप कैपेसिटर को चार्ज ले जाते हैं, और टी वन माइनस टी टू कौन सा टाइम है जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या आपकी वोल्टेज डिक्रीज हो गई, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी एक हाई पोटेंशियल पे आ गया और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर के मुकाबले में कम हो रहा है। अब इसका आउटपुट में क्या इफेक्ट है, तो आउटपुट पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन थी V out equal to minus RC dV over dt, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का चेंज यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज यूनिफॉर्म है, यहाँ से यहाँ तक का चेंज यूनिफॉर्म है, RC की वैल्यू कांस्टेंट है, तो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन सर डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये आपका चेंज है जब आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और ये उल्टा इसलिए क्योंकि इन्वर्टिंग ऑप एम्प है, इसमें आउटपुट हमेशा पोजिटिव होती है। असल में देखा जाए तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप तो जीरो से इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन ये नेगेटिव की रीजन मैंने बता दी है, ऑप एम्प का इन्वर्टिंग होना है। क्योंकि इसी तरह यहाँ पे आप डिक्रीज कर रहे थे तो आपकी तो नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन आपकी आउटपुट है। कारण जो मेन उसमें चीज है वो उसकी हाइट है, उसका हाइट या उसकी जो हाइट है वो आपको रेट बता रही है, ठीक है। तो आपको बस इतनी सेंस हो कि अच्छा यार ये इनवर्स है, और इतना समझो कि ये इसकी हाइट है वो अकॉर्डिंग टू जो हमारा रेट ऑफ चेंज है, तो जितना ज़्यादा चेंज होगा उतनी हाइट ज़्यादा होगी, जितना चेंज कम होगा उतनी हाइट उसकी कम होगी, ये बिल्कुल इसकी है। और अगर चेंज नहीं होगा स्ट्रेट लाइन देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा, इतनी जाएगी, चेंज नहीं होगा। तो ये अब ये एग्जांपल है, कहते हैं डिटरमिन द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द आइडियल ऑप एम्प डिफरेंशिएटर फॉर द ट्रायंगुलर वेव इनपुट। तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करें 2 मिनट में, फिर मैं आपको बताएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू बताता हूँ। R की वैल्यू 2.2 किलो ओम है और C की वैल्यू 0.001 माइक्रोफैराड है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो -5 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रही है, और वो 5 माइक्रोसेकंड के लिए हर स्टेट में रहती है, यानी लो से हाई जा रही है 5 माइक्रोसेकंड के लिए, फिर हाई से लो आ रही है 5 माइक्रोसेकंड के लिए। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे कैसे आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं।
तो R की वैल्यू हमारे पास -2.2 किलो, T की वैल्यू 0.001 माइक्रोफैरड और dV इन क्या, dV इन का मतलब है यार इनपुट की तरह चेंज कर रही है। इनपुट इस सिनेरियो में हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट, हाई पॉइंट माइनस लो पॉइंट, तो ये बचेगा 5 माइनस -5 और कितने टाइम के ऊपर चेंज कर रही है 5 माइक्रो सेकंड। तो ये बन जाएगा, ये वोल्ट्स थे और ये 5 माइक्रो सेकंड में, इसको अगर सॉल्व करें सारे को कितना होता है? R की वैल्यू 2.2 किलो, 4.4 हाँ 4.4 ठीक है यार, ये वैल्यू 4.4 कितना बन जाएगा वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू बन रही है -4.4, वो माइनस इस वजह से क्योंकि इन्वर्जन वाला चक्कर है, अदरवाइज 4.4 है। अगर सही में देखा जाए तो यहाँ से आगे जो इंक्रीज का रेट है दैट इज 4.4, लेकिन वो ऑप एम्प क्योंकि आपको पता है इन्वर्टर है। इस तरह अगर दूसरे केस में करेंगे तो वहाँ भी वैल्यू सेम मिलेगी, सिर्फ क्योंकि कर देता हूँ R और C तो सेम रहेगा, उसमें मसला नहीं होगा। अब डीवी किस तरह निकालेंगे, लो पॉइंट माइनस हाई पॉइंट, ठीक है, लो पॉइंट माइनस हाई पॉइंट, तो ये -5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 माइक्रोसेकंड -5 माइक्रोसेकंड, फर्क उससे नहीं पड़ेगा, सेम चीज ही बनेगी और प्लस में आ जाएगा। हाँ प्लस में आ जाएगा बिल्कुल। तो अगर इसके साथ ही हम इसको लिंक करें और थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं और नीचे इसकी डायग्राम बना दें, तो ये तकरीबन इस तरह की वेवफॉर्म मिलती है आपको, ठीक है। ये अगर बुक में देखें तो इस तरह की वेवफॉर्म हमने बनाई हुई है, ठीक है। हमने जो बनाई है इसको भी देख लेते हैं। लोअर पॉइंट था -4.4 है, इधर आगे ट्रांजिशन हो जाती है, फिर हाई आता है, फिर लो आता है, तो इसी तरह की वेवफॉर्म आपको बन जाती है। अच्छा, प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर जैसा कि इशू था इंडिकेटर के साथ कि डीसी की गेन बहुत हाई है और अगर थोड़ी सी एरर वोल्टेज जनरेट होती है तो आउटपुट पे बहुत हाई सिग्नल लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएटर का भी एक इशू है। डिफरेंशिएटर का इशू क्या हो सकता है? डिफरेंशिएटर का इशू ये हो सकता है कि यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी की कैपेसिटर लगा होता है तो इसका जो गेन है वो RF/XC बनेगा। तो XC वाली टर्म हाई फ्रीक्वेंसी की बहुत छोटी हो जाएगी। हम एसी एनालिसिस करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं और हम कहते हैं जो कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसी वजह से बाईपास करते हैं। तो यहाँ पे वो वाला रूल आ जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट काम करेगा तो गेन फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मसला है कि गेन ज्यादा हो गया चलो ठीक है, लेकिन गेन ज्यादा हो रहा है नॉइज के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा नॉइजी होती है तो वो कभी भी पसंद नहीं करेंगे। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि इसके साथ एक अगर रजिस्टर लगा दें तो अब जितना मर्जी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाए, लेकिन ये रजिस्टर कुछ ना कुछ अपना हिस्सा गेन प्ले कर लगाना होगा, क्योंकि जो गेन है वो RF डिवाइडेड बाय RA प्लस XC आ जाएगी। तो XC 0 पे हो जाती है, लेकिन RA तो अपनी जगह मौजूद है, तो गेन इतना ज्यादा नहीं इंक्रीज कर पाएगा। दूसरा यहाँ पे हमने रजिस्टर लगाया हुआ है, ये बायस करंट कंपनसेशन के लिए लगा है, ठीक है।
इसके साथ ही खत्म हो जाता है। बाकी इसके कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीडबैक एलिमेंट इन एन आइडियल ऑप एम्प इंटीग्रेटर। तो ऑप एम्प इंटीग्रेटर में फीडबैक किस चीज के जरिए से हो रहा है? इन्वर्टिंग नहीं, वो इन्वर्टिंग तो कॉन्फ़िगरेशन है ना, फीडबैक बेस्ट बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज टू इंडिकेटर, व्हाई इज द वोल्टेज अक्रॉस द कांस्टेंट लीनियर? बिकॉज वो रजिस्टर लगाया है। सिस्टम का सीरीज है। व्हाई इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर के जरिए जाएगा कैपेसिटर वोल्टेज जाएगा अंदर, तो लीनियर ही चेंज होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही रीज़न है कि वो क्योंकि रजिस्टर की वजह से करंट, चार्जिंग करंट जो है वो जनरेट हो रहा है, तो चार्जिंग करंट भी लीनियर है या स्ट्रेट लाइन है, तो इस वजह से जो वोल्टेज है वो भी स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड, व्हाट इज द फीडबैक एलिमेंट इन एन ऑप एम्प डिफरेंशिएटर। तो डिफरेंशिएटर में कौन सी रजिस्टर है। रजिस्टर बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके बाद हाउ इज द आउटपुट ऑफ अ डिफरेंशिएटर रिलेटेड टू द इनपुट। रेट ऑफ चेंज या आउटपुट इनपुट के साथ कैसे लिंक है? जैसे एक और ये कह सकते हैं कि आउट इनपुट के अंदर जो चेंज है वो आउटपुट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरा इसकी एक्सप्रेशन लिख दें माइनस आर सी dVn over dt। तो आई थिंक दैट इज इनफ। तो आई थिंक बस टाइम भी हो गया, आप खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीक को लगा होती है, नेक्स्ट वीक होपफुली हमारी